नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, छिंदवाड़ा का महापौर जिन्होंने अभी अभी एक बड़ा बयान दिया है, विक्रम आहाके का यू टर्न आया है सामने, जहां पर कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था विक्रम आहाके ने। आज वोटिंग के दिन कमलनाथ के प्रति अपना रुझान दिखाया है विक्रम आहाके ने। बता दें आपको, कमलनाथ जी ने मेरे और छिंदवाड़ा को बहुत प्यार दिया है और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होगा, ये बात कही है विक्रम आहाके ने। मैं जनता से माफी मांगता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले विक्रम आहाके अब कमलनाथ के पक्ष में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, आज चुनाव का दिन है, मतदान का दिन, पहले चरण की वोटिंग हो रही है 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में। और उसी बीच छिंदवाड़ा, जो कि हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जिन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा है और बीजेपी का दामन भी थामा है। उसके पहले आपको ये बता दें कि वोटिंग के दिन कमलनाथ के प्रति अपना रुझान दिखा रहे हैं विक्रम आहाके। कह रहे हैं कि मेरे और छिंदवाड़ा को उन्होंने, कमलनाथ जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं जनता से माफी मांगता हूं। मेरे साथ आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आइए आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों के दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। आपने सुना कि विक्रम आहाके ने क्या कहा। कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले विक्रम आहाके कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने बीजेपी का दामन थामा, मन ही मन घुटन हो रही थी। विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, ये अंदर से आवाज आ रही थी। ये बात कह रहे हैं विक्रम आहाके, छिंदवाड़ा महापौर। कमलनाथ के पक्ष में बात कर रहे हैं, नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं आज विक्रम आहाके। वोटिंग के दिन कमलनाथ के प्रति उन्होंने अपना रुझान दिखाया है और कह रहे हैं कि मैं और मेरे लिए कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया है, उसे मैं नहीं भूल सकता। कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामा था। और इसी खबर पर हमारे साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं हमसे, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। हाँ देवेंद्र, जिस तरह से ये जो बड़ा बयान, एक यू टर्न सामने आया है, आपने भी सुना होगा कि विक्रम आहाके कह रहे हैं कि मुझे अंदर से घुटन हो रही है। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा उसके बाद से अब ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, कमलनाथ के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। ये अचानक से उन्होंने जो टर्न लिया है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात कही है कि इन्हें घुटन हो रही थी, 2 दिन पहले तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नुक्कड़ सभा को आयोजित किया है और आज जाकर के वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात निकल करके आ रही है कि वोटिंग के ठीक समय पहले वीडियो जारी करके महापौर ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा की राजनीति में कमलनाथ ने उन्हें लेकर के आया, महापौर उन्हीं ने बनाया था, ये बात मानी जाती थी। और उन्होंने जिस समय उन्हें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस समय ये प्रश्न उठ रहे थे कि महापौर के जैसे पद में रहने के बाद भी विक्रम क्यों भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में लगभग वो 15 से 17 दिन रहे हैं, उसके बाद वो वापस कांग्रेस के लिए अपनी बात कह रहे हैं। तो ये आश्चर्यजनक बात जरूर है, लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन उनके द्वारा अभी फोन नहीं उठाया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये बयान वो दे रहे हैं, इसे अशोभनीय बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जिस तरह से, इस तरह से पहले तो सदस्यता ले लेना बीजेपी की और बाद में फिर नकुलनाथ के प्रति अपना प्यार जताना, कमलनाथ के प्रति अपनी वफादारी जताना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ये बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे और अब बीजेपी इन पर क्या एक्शन ले सकती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के सामने जब ये प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है कोई बड़ी डील का कारण हो, क्योंकि बड़ी डील के चलते हुए ये वाला बयान उन्होंने जारी किया होगा, क्योंकि इसके पहले तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे और अचानक इस तरीके से एक वीडियो जारी करना और उसमें नकुल नाथ के प्रति अपनी आस्था को दर्शाना बड़े एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उनके राजनीतिक भविष्य की ओर भी ये प्रश्न चिन्ह करता है कि वो क्या भरोसे लायक हैं। ये उन्होंने विवेक बंटी साहू ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। और ये भी बात है कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो राजनीति में बहुत जल्दी महापौर के पद तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस तरीके से राजनीति करना उनके लिए आगे घातक भी सिद्ध हो सकता है। देवेंद्र, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कम उम्र में ही उन्होंने महापौर जैसा एक प्रतिष्ठित पद हासिल किया है और ऐसी कम उम्र में अब वो ऐसी बयानबाजी करते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए देवेंद्र। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि विक्रम आहाके जो कि छिंदवाड़ा से महापौर हैं और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और आज मतदान के दिन कमलनाथ के प्रति अपना प्रेम जता रहे हैं, नकुल नाथ को वोट करने की अपील कर रहे हैं विक्रम आहाके। कह रहे हैं मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर विश्वास है और मैं कमलनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूं, मुझे नहीं मालूम आगे मेरा क्या होगा। तस्वीरों में आपको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, अपना वोट करके बाहर निकलते हुए कमलनाथ। मतदान से पहले कमलनाथ ने पूजा अर्चना की और कह रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर विश्वास है। छिंदवाड़ा जो कि एक हॉट सीट है मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी और पैनी नजर है छिंदवाड़ा सीट पर। इस बार एड़ी चोटी का मुकाबला नकुल नाथ के और विवेक बंटी साहू के बीच। तो कमलनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपने बेटे को जितवाने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर, अभी आपको सुनवाया विक्रम आहाके का बयान, उसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नकुल नाथ को वोट कीजिए। उम्मीदवार नकुल नाथ ने भी वोटिंग की है, पूर्व सीएम ने मतदान से पहले पूजा अर्चना की है और आपको दिखाई दे रहे हैं मतदान करने के बाद अपना वोट दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं। इक्कीस राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान जारी है। बता दें बीजेपी के 8 मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस वोटिंग में इस बार शामिल है। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, और अभी आपको बताया बीजेपी में शामिल छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके ने कहा है कि आदिवासी समाज स्वाभिमानी और सरल स्वभाव का होता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान मेयर आहाके ने सांसद नकुल नाथ के बयान को वोट करने के लिए कहा है। बीजेपी ने शामिल छिंदवाड़ा के विक्रम आहाके आदिवासी समाज स्वाभिमानी और सरल स्वभाव का होता है। उन्होंने कहा कि 45 साल तक कमलनाथ और नकुल नाथ को आदिवासी समाज ने आशीर्वाद और विश्वास दिया है। इसके अलावा विधायक कमलेश शाह पर भी की गई नकुल नाथ की टिप्पणी को अशोभनीय बताया है। मेयर आहाके ने कहा है कि विधायक कमलेश शाह आदिवासी समाज के सर्वस्व नेता है। साथ ही कहा है कि उनकी 3 पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय को संरक्षण मिलते आया है। कुछ ही दिन पहले छिंदवाड़ा के मेयर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की रीति नीति और कार्यशैली से प्रभावित होकर वे बीजेपी में शामिल हुए थे और साथ ही कहा है कि बीजेपी की नीतियों को जमीन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कमलनाथ और नकुल नाथ से कोई नाराजगी नहीं है, वो सम्मानीय थे और सम्मानीय रहेंगे। इस वक्त की खास और अहम खबर आपको बता दें कि देश भर की 102 सीटों पर मतदान जारी है। एमपी की 6 सीटों पर 30.46% मतदान हो चुका है। बालाघाट में 11 बजे तक 35% मतदान हुआ, छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 32% मतदान हुआ और जबलपुर की बात करें तो 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। मंडला में 11 बजे तक 32% मतदान हुआ है।
चर्चा पर जुड़ रहे हैं राजकुमार उपाध्याय प्रवक्ता और बीजेपी से अजय धवले भी जुड़ चुके हैं। चलिए, सभी मेहमानों का हमारे आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी, आपका भी स्वागत है। राजकुमार उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। अजय जी, मैं आप ही से, जी हाँ, आज की चर्चा में आप ही से शुरू करूंगी। अजय जी, जिस तरह से देख रहे हैं आप इस बार का लोकसभा चुनाव, अगर हम देखें पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से काफी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार का चुनाव काफी मुस्तैदी के साथ उनका चेहरा आगे करके लड़ा जा रहा है। क्या लग रहा है अजय जी, 6 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। इसमें से छिंदवाड़ा हॉट सीट पर भी देखा जाए तो एड़ी चोटी का मुकाबला है और आप देख रहे हैं कि इस बार आपकी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस बार का मुकाबला आपको क्या लग रहा है, एक तरफा लग रहा है या कहीं ना कहीं आपको टक्कर को सामना करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा समेत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में जीतने जा रही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश को जो गारंटी थी वो मध्य प्रदेश के इन 6 लोकसभा सीटों पर भी इस गारंटी ने काम किया है। भाजपा का भरोसा, निश्चित रूप से देश की जनता को आज भाजपा पर भरोसा है। और आज जो हमारा संकल्प पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस संकल्प पत्र में जो संकल्प है वो पूरा करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है, उसके लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता और इन 6 लोकसभा सीटों की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत देनी चाहिए। देखिए, चुनाव बड़ा स्पष्ट था। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पे इस देश में जो सांस्कृतिक विकास का अधिष्ठान हुआ है उसके लिए, और हमने आज भारत का मान जो विश्व में बढ़ा है उसके लिए वोट मांगा था। देश की जनता भली भांति ये जानती है कि किस दल ने विकास किया है, किस दल ने हमारी पुरानी जो पुरातन सांस्कृतिक विरासत उनका गौरव वापस लौटा है, किस दल ने देश का मान विदेशों में बढ़ाया। तो उस दल को निश्चित तौर पर देश की जनता, प्रदेश की जनता समर्थन देगी और आशान्वित है हम, और पूरी तरह से संकल्पित है कि इन 6 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, आदरणीय मोदी जी की गारंटी और ये भाजपा के प्रदेश का नेतृत्व, राज्यों का, इन सभी के सामूहिक प्रयासों से 6 की 6 लोकसभा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। ठीक है अजय जी, मैं आपसे एक सवाल और, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आपने भी सुनी होगी कि छिंदवाड़ा से जो महापौर हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज वो नकुल नाथ के फेवर में वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की बात रखी थी, जो भी आज बात रख रहे, तो इस पर जनता को निर्णय लेना है कि वो किस बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ संकल्पित है देश के विकास के लिए। 10 वर्षों से हमने विकास किया है, आने वाले 25 वर्षों में विकास का विजन है, और इस देश में विकास के लिए जो इच्छा शक्ति लगती है वो भाजपा के पास है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व जो लगता है आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास। राजकुमार जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी बिल्कुल। हाँ राजकुमार जी, देखिए इस बार 6 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। बहुत लोकतंत्र का महापर्व आज पूरे देश भर में 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो किन मुद्दों पर आपकी पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ा है? क्या आप देख रहे हैं कि जो मतदान करने वाले लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष वोटर्स है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को वोट देंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक झूठा संकल्प पत्र 2019 में भी आया, 14 में भी आया, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं खोज पाई भारतीय जनता पार्टी। पहले कहते थे, पहला मुद्दा था उनका, माँ गंगा को पवित्र कर दूंगा। आज माँ गंगा पवित्र हो पाई, साफ सफाई हो पाई? माँ गंगा की स्थिति कैसी है, ये वहाँ के जो सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी है, इनको खुद को जवाब देना चाहिए। दूसरा, राजकुमार जी, मैं आपसे आपके मुद्दे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चुनाव लड़ा गया और आज का मतदान जिसमें आपको उम्मीद है कि जनता आपके फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में वोट करेगी, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, हम विकास की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और इंडी गठबंधन का जो एक सामूहिक जो विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोगों ने जब क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया तो अलग अलग जगह हमने पूरी जनता की बातें सुनी, और राहुल जी ने जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की, उसके अनुसार न्याय पत्र 2024 जो जारी किया, जिसके माध्यम से हम जो गारंटी दी है राहुल जी ने 5 पिलर, उस पर हम बिल्कुल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता को वो मुद्दे छू रहे हैं।
आज जो महंगाई है उस पर बात करना है हमें, बेरोजगारी पर, महिला अत्याचारों पर। उसके बाद रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज भी मनरेगा जैसी मजदूरी पर हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार का सही मुहैया अभी तक नहीं करा ओवरऑल पाए हैं। राजकुमार जी, ओवरऑल आप महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य बिंदु ये है। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप ही के पार्टी के जो विक्रम आहाके हैं, छिंदवाड़ा से महापौर हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस पे भी बवाल मचा। आपकी पार्टी से एक और कैंडिडेट हट गया और आज ही वो आप ही की पार्टी के फेवर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोहरा चेहरा उनका दिखाई दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप विक्रम आहाके के इस बयान को? नकुल नाथ को वोट दो कह रहे हैं। यही तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और छिंदवाड़ा का परिवार का प्रेम और विकास का यही पैमाना नहीं, तो ये होता प्रेम है। तब नहीं दिखाई दिया जब बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे थे, तब उनको वो प्रेम नहीं दिखाई दिया राजकुमार जी। तब भी तो उन्हें मन में तो ये आना चाहिए था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस दिन उन्हें याद नहीं आया कि ये प्रेम? आज ही याद आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोग भावावेश में चले जाते हैं, पर जब वहाँ उनको वो सम्मान और वो स्थान नहीं मिलता है तो उन्हें वापस अपनी मातृ पार्टी दिखती है कि वाकई में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। नीचे से उठाकर कार्यकर्ताओं को ऊपर तक पद पर ले जाने का जो कुवत है, जो मादा है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है कि एक ब्लॉक अध्यक्ष को राष्ट्रीय राजकुमार जी, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि यदि उनने ऐसा बयान दिया है, ठीक है, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है, नकुल नाथ के लिए अच्छी बात है, कमलनाथ जी के लिए अच्छी बात है, पर आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को महापौर जैसी सीट तक पहुंचाने के पीछे अगर वो कह रहे हैं कमलनाथ जी का हाथ है, और आज उसी पार्टी को 2 मिनट में छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे वो। देखिए, उस समय क्या परिस्थिति रही ये वह जानते हैं, और अभी लेकिन आज उन्होंने क्या बयान दिया ये सबके सामने आ गया। तो इसको बिल्कुल आप स्पष्टता देख सकते हैं कि जब भी छिंदवाड़ा जिले में लोकसभा में वोट होती है तो वहाँ कांग्रेस, कमलनाथ जी और विकास के नाम पर वोट होती है, और इसीलिए वो कमलनाथ जी का परिवार क्षेत्र कहा जाता है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता दिन रात वहाँ अपना स्थान बनाकर, घर बनाकर रह रहे थे, जो नाकाम होके वापस लौटेंगे ये आपको 4 जून को दिखाई आती हूँ। राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपसे सवाल पूछूंगी। अजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव की, आपके साथ 6 सीटों पर बात चल रही है। अजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, ये पूरा देश जान रहा है। सीधी सी बात है, मोदी जी ने मेहनत करी है, हर जगह सभाएं करी है, रोड शो करे हैं, जनसभाएं करी है, और लगातार आज भी वह दमोह आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, पर कहीं ना कहीं लाडली बहना कार्ड हुआ, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, ये सभी चीजें भी वोटरों को खींचने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने नहीं खेली है ये चीज। लेकिन इसे खेलना नहीं कहते, इसे विकास की राजनीति कहते हैं। इस देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 14 करोड़ घरों तक के नल जल के माध्यम से नल का शुद्ध पेयजल पहुंचा है, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के सिलेंडर अगर घरों तक के पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है आप इसे क्या कहेंगे। ये देश में विकास के निचले आयाम स्थापित करने का अगर किसी सरकार ने कार्य किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार है। विगत 10 वर्षों में ऐसे अनेक परियोजनाएं आपको मिल जाएगी जिनका शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, उनका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो निश्चित तौर पर जब ये विकास के नए आयाम आप स्थापित करते तो आप उन्हीं पे वोट मांगते हैं। इस देश में जानबूझकर सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक विरासतें का गौरव जो हमारा भुलाने का प्रयास किया गया था, उसे भाजपा ने लौटाने का काम किया, तो उसे भुलाने गए नहीं तो क्या करेंगे। देश की जनता के समक्ष ये सब बातें लेके जाने की आवश्यकता होती है। नहीं अजय जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ, आपका नजरिया जानना चाह रही हूँ कि जब विधानसभा चुनाव आए थे तभी ठीक लाडली बहना का पर एक्शन हुआ था, उसको उस योजना पर काम हुआ था और फिर पैसे शुरू हुए थे, ठीक है, अच्छी बात है। और रामलला भी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, तो विपक्ष का यही कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसके ठीक पहले ये चीज हुई है, तो वो उसको उससे जोड़ के, उसको रिलेट करके देख रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रदेश की जनता ने लाडली बहना की स्कीम हो या श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, इन बातों को स्वीकार किया है, तो आप उसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते। मुझे लगता है अगर कोई चीजें जनआकांक्षाओं का सम्मान हो रहा है, नारी शक्ति के स्वाभिमान की बात की लाडली बहना,
अगर उसको नारी शक्ति ने अपना लिया है, ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को दिया है, वही बात श्री राम मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की है, अगर देश की जनता स्वीकार करी तो मुझे लगता है कांग्रेस को आपत्ति लेने में कोई, हम लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आपत्ति लीजिए। देश की जनता 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तब प्रतिपादित कर देगी कि उस निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस को क्या मिला और एक भव्य दिव्य राम मंदिर की संकल्पना को पूर्णता करके भाजपा को क्या मिला। हम जो 405 की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे, हम 405 के पीछे हमने जो संकल्प लिए थे हमारी स्थापना के समय से उन संकल्पों की पूर्ति की है। चाहे आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन, भव्य दिव्य राम मंदिर की निर्माण की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ट्रिपल तलाक कानून की बात हो, या हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी से इनमें बदलाव की बात हो, भाजपा ने इन बातों को पूर्णता किया है। और आप जब कोई बातें पूर्णत्व की ओर लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस बात पर वोट मांगने का आपको अधिकार होता है। और इन्हीं बातों पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हो या प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के कामों का जो 3 महीने में काम रहे, उस बातों पर हम वोट मांग रहे हैं। तो हमें इससे दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में किन मुद्दों पर कांग्रेस वोट मांग रही है, क्या सशक्त विपक्ष की भूमिका पे कांग्रेस वोट मांग रही है, या आपको देखने की आवश्यकता है। अजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अगर लोकसभा चुनाव, इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी सामने खड़ी है, तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे भी वो जनता तक पहुंचाएगी, अपनी बात भी जनता तक पहुंचाएगी, जैसे कि बीजेपी पहुंचा रही है। अगर हम विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा ने इस बार वोट दिया है और कह रहे हैं कि 400 पार तो बात हो ही रही है बीजेपी में, पर 200 भी नहीं सीटें मिल पाएंगी। ये विवेक तनखा का लेटेस्ट बयान मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यह भी पता कर लेना चाहिए कि यही विवेक तनखा जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी गति क्या हुई थी उन्होंने खुद देख लिया था। मुझे लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वास्तविकता को स्वीकार करें, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बताएं कि आज देश को राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। आप पे काम नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में अधिकतर लोग छोड़ के जा चुके हैं। आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ के आला कमान ने उतनी सभाएं, उतनी रैलियां नहीं करी है जितनी की बीजेपी ने करी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता को अपने फेवर में करने के लिए उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। राजकुमार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए खराब है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट भी नहीं मिलने वाली है इस बार। 150 सीट भी पार नहीं होगी। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो बार बार सब जगह जा रहे हैं, छोटी छोटी जगह। लेकिन कांग्रेस की बात ये कर रहे हैं तो कांग्रेस की राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की, खड़गे जी की, सचिन पायलट जी की और जितने बड़े बड़े नेता हैं सबकी रैलियां हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय रेवंत रेड्डी जी, सिद्धरामैया जी, सुक्खू जी, उसके बाद राजकुमार जी मध्य प्रदेश की बात करें, राजकुमार जी मध्य प्रदेश की बात करें तो राहुल गांधी के अलावा कौन आया, आप बताइए। यहाँ पर न सोनिया गांधी, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं तो कौन आया है यहाँ पर इस बार? अभी ये पहले चरण में राहुल गांधी जी यहाँ आ चुके हैं और अभी दूसरे चरण में जब भी जितने प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, वो जब जिन प्रत्याशियों की मांग करेंगे, प्रत्याशी द्वारा मांग होगी, वह नेता उस क्षेत्र में प्रचार के लिए उपस्थित होंगे। और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि दूसरे चरण के मतदान के पूर्व लगातार हमारे वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व के नेतागण मध्य प्रदेश की दूसरे चरण के चुनावों में यहाँ पर रहेंगे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, कुणाल चौधरी जी, माफ कीजिए राजकुमार जी, माफ कीजिए मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। राजकुमार जी, आपने अगर जीतू पटवारी का नाम निकाला, उमर सिंगार का नाम निकाला, तो बस ये 2 नाम ही तो हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ की बात करें तो मेरी बात सुन लीजिए राजकुमार जी, मैं ये कह रही हूँ कमलनाथ जी की बात तो हम सभी जानते हैं कि वो इस बार, ऐसा जनता कह रही है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, ऐसी दूसरी पार्टियां कह रही है कि सिर्फ छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गए, छिंदवाड़ा के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो। आज ही पिपरिया में सभा करी है कमलनाथ जी ने और नरसिंहपुर में सभा हो रही है। तो कमलनाथ जी को छोटी जगह समेटने वाले, कहने वाले या सुनने वाले पहले यह सोच ले कि कमलनाथ जी व्यापक व्यक्तित्व है। वो विकास के नाम पर उनका छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश देश में प्रसिद्ध है। और आज ही कमलनाथ जी ने होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में, जबकि आज कमलनाथ जी के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में मतदान होना है, उसके बावजूद वो पिपरिया और नरसिंहपुर में आज कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा जी के पक्ष में सभाएं कर रहे हैं। ठीक है, अजय जी के पास लौट रही हूँ। अजय जी देखिए, आप भी सुन रहे हैं कि राजकुमार जी क्या कह रहे हैं। और अगर मैं छिंदवाड़ा सीट की बात करूं अजय जी, तो इस बार आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी है। बीजेपी ने वहां पर अपना पूरा
जो एड़ी चोटी का जोर है लगाया है वो सीट जीतने के लिए। पर राजकुमार मुख्यमंत्री जी, आपके पास उनके लौटूंगी मैं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं अजय जी से बात कर लूं फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। अजय जी, आप ये बताइए कि अगर इतना देखा जाए तो अमित शाह की सभा हो गई है, प्रधानमंत्री का वहां पर आना हुआ है, सारे बड़े नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी आ चुके हैं, तो क्या लग क्या रहा है आपको कि छिंदवाड़ा आपका मतलब बीजेपी का होने जा रहा है इस बार? देखिए, आज राजकुमार जी जो बात कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आज छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से बाहर निकलकर वोट मांग रहे हैं, तो आज जब पहले फेज का वोटिंग हो रहा है तब ये पुत्रमोह से बाहर निकले। इनको पूछिए कि छिंदवाड़ा, ये जबलपुर संभाग के बड़े नेता हुआ करते थे, महाकौशल के बड़े नेता थे, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को छोड़ के कहाँ कमलनाथ जी गए हैं? आज तो खुद के बेटे के पुत्रमोह से, जब खुद के बेटे का चुनाव संपन्न होने जा रहा है वहां पे, तब वो दूसरे क्षेत्र में रैलियां करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व देखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अगर बात कर ले तो खजुराहो में भी सेकंड फेज में इलेक्शन है, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा समेत इन सारी 6 संसदीय सीट जहां पे आज वोटिंग है, इन सभी जगह पर जाके भाजपा के लिए वोट मांगा। तो एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है, एक तरफ ऐसा नेतृत्व है। तो मुझे लगता है देश की जनता, प्रदेश की जनता ये सब जानती है। वो व्यक्ति है कि जो प्रदेश कांग्रेस राजकुमार जी, आप उनकी बात सुन लीजिए पहले। राजकुमार जी, आप रुकिए, कुछ नहीं होगा राजकुमार जी, आप रुकिए, पहले उनकी बात सुन लेते हैं फिर मैं आपकी भी बात सुनूंगी जी। कुमार की हताशा निराशा से ग्रसित होकर कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दस आने जा रहा है। आप ये आपके न्यूज वर्ल्ड चैनल पे ये मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि पुत्र मोह में या पिता मोह में या ये परिवार मोह में जो ये कांग्रेस यहाँ की मध्य प्रदेश की व्याप्त है, उसी का परिणाम आपको 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम जब आएंगे 4 दिन को, तो ये दिखेगा। क्योंकि इन्होंने अपने अपने बेटों की राजनीति, अपने परिवारों की राजनीति को समेटने के लिए कांग्रेस को यहाँ जो अनाज छोड़ दिया है, वो अनाज का ही परिणाम आपको 4 जून को मिलेगा। देखिए राजकुमार जी, अजय जी कह रहे हैं कि आज जब चुनाव संपन्न होने वाला है छिंदवाड़ा में, तब जाके कमलनाथ निकले हैं और दूसरी जगह पर जाकर आप प्रचार कर रहे हैं। ऐसी बात तब हो रही है जब छिंदवाड़ा से काम तमाम हुआ है। काम तमाम मतलब आज चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, होने वाला है आज पूरे शाम तक। उसके बाद अब 4 जून का इंतजार करेंगे जब रिजल्ट आएगा, अब जाके वो कहीं पे भी चुनाव प्रचार करें। अब अभी तक तो वो एक ही जगह पर सिमट के बैठे थे, ऐसा वो कह रहे हैं। काम तमाम तो मोदी जी के जो छू मंतर वाला जो उनकी जो नीति है उसका होगा। कमलनाथ जी का काम तो बिल्कुल हमेशा चालू रहता है और वो जनता के लिए कार्य करते रहते हैं। और इसी कारण कमलनाथ जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई प्रदेश के दिग्गज मंत्री वहाँ पूरी विधानसभाओं में अपने घरों पे घूम रहे हैं और हर जगह जाके क्षेत्रों में दबाव डाल रहे हैं। कभी रेड डलवा रहे हैं, कभी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इससे कोई भय नहीं है। वहाँ जनता कमलनाथ जी के विकास के साथ है। और बात आती है कमलनाथ जी के और पुत्रमोह की, तो इसके पहले वो हमारे अभिभावक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अभिभावक हैं वो, और अभिभावक पूरे पुत्र इस समय वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो उनके सबके अभिभावक के रूप में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर संपर्क किया है। मंडलम सेक्टर पर जाकर नगर, ब्लॉक, जिला सब पर उन्होंने सभाएं की है, बैठकें की हैं। तो ऐसा कमलनाथ जी का व्यक्तित्व है। तो कमलनाथ जी हर जगह जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो छिंदवाड़ा अकेले के हैं। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में सबके नेता हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं, पर सवाल ये उठ रहा है आज कि अभी तक तो नहीं पहुंच रहे थे, अब जाके पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब छिंदवाड़ा पे चुनाव संपन्न होने की कगार पे खड़ा है। अब जाके कोई बात नहीं, आपने अपना जवाब दिया है। मैं अजय जी, पहले चरण में जहाँ चुनाव रहता तो नेता वहीं पहले रहता है। दूसरे चरण में आप देखेंगे कि वो जितने हमारे पहुंचे। अजय जी कुछ कह रहे हैं आप? अजय जी क्या कह रहे हैं आप? पहले चरण की कितनी सीटों पर कमलनाथ जी ने प्रचार किया, पूछ लीजिए राजकुमार जी को। राजकुमार जी वो पूछ रहे हैं कि पहले चरण की कितनी सीटों पे? बालाघाट भी जा चुके हैं, बालाघाट कमलनाथ जी नामांकन को भी नहीं है। एक बोलेंगे, कोई एक बोलिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे उनको कोई बहुत साल नहीं हुए हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही हटे। उसके पहले तक कमलनाथ जी ने पूरे बूथों पर 65,000 बूथों पर पहुंचे हैं। वो इनको तारीख पूछ लीजिए जो बूथों तक पहुंचे हैं। नामांकन के बाद मंडला, बालाघाट, दल बदल के घूम रहे हैं।
राजकुमार जी रुकिए, कुछ कह रहे हैं अजय जी, आपको जवाब दे रहे हैं अजय जी, बताइए अजय जी। कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन होने के बाद मंडला भालाका जबलपुर कमलनाथ जी कब गए? महाकौशल के बड़े नेता थे, महाकौशल की कौन सी चीज पर प्रचार किया कमलनाथ जी ने? छिंदवाड़ा को छोड़ के पहले चरण में वो उसके पहले भी जा चुके हैं और छिंदवाड़ा नामांकन के बाद कि उनके साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कृत्य कर रही है भारतीय कमलनाथ जी। राजकुमार जी, अजय जी क्या कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, और मेरा भी एक बात का जवाब दीजिए राजकुमार जी, और अजय जी से भी मैं पूछूंगी। राजकुमार जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपके प्रत्याशियों को, जब नामांकन आपके प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जब भरने जा रहे थे, तब वो उतना बड़ा सारा जो साजो सज्जा के साथ, बड़ी बड़ी रैलियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। वैसे आपके यहाँ कोई बड़ा दिग्गज नेता नामांकन प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुआ इस बार? कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, नेता उप प्रतिपक्ष कहाँ गए? अधिकांश नामांकन रैलियों में शामिल हुए हैं। आज भी वो भोपाल में अरुण श्रीवास्तव जी की नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद गुड्डू राजा बुंदेला जी सागर में होंगे, इसके बाद शिवपुरी में राव यादवेंद्र सिंह जी के होंगे। तो पहले इनसे पता कर लीजिए कि हमारी वेबसाइट भी देखा करें, एमपी कांग्रेस भी देख लीजिए अजय जी। अजय जी वो कह रहे हैं आप कांग्रेस की वेबसाइट देखें, थोड़ी वेबसाइट भी देखा करें। हम लोग भी सोशल मीडिया पे थोड़ा सक्रिय है, हमारे कोई पेड वर्कर नहीं है, हमारे निःशुल्क और सेवाभावी कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया चलाते हैं, पेड वर्कर नहीं चलाते हमारे। ठीक है अजय जी, वो कह रहे हैं कि हमारी भी वेबसाइट देख लिया करिए और उसके बाद बताया करिए। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो चुनाव चल रहा है 6 सीटों पर, अगर बात करें तो जबलपुर महाकौशल पे भी सबकी नजर टिकी हुई। महाकौशल तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है अजय जी, और इस बार भी पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ने भी अपना पूरा दमखम लगाया है। क्या लग रहा है आपको इस बार का मतदान को देखते हुए? छोटी सी बात से आपका स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने कितना दमखम लगाया है। मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा इनको कि ये बताएं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बाहर किस संसदीय क्षेत्र में महाकौशल की प्रचार किया। ये नहीं बता पाए क्योंकि किया ही नहीं है। महाकौशल को इनके नेताओं ने इसलिए अनाथ छोड़ दिया था क्योंकि इनको पता था कि महाकौशल में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आने जा रही, तो क्यों एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेस वेस्ट करें। कांग्रेस ने अपने एक अदद बड़े नेता की सभा इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में नहीं की जो महाकौशल में पड़ते हैं। रही बात सीडी और शहडोल जो अन्य क्षेत्र है, उसमें भी इनके नेताओं की सभाएं कितनी हुई आप देख रहे हैं। कमलेश्वर पटेल इनके बड़े नेता सीडी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उनका संज्ञान भी नहीं लिया। रही बात महिला की, तो ओंकार सिंह महिलाओं को इस प्रकार छोड़ दिया गया है जो उसका चुनाव निकालने वो खुद देखे। भाजपा में आप देखेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के हमारे देश के गृह मंत्री जी, इन सभी लोगों ने और हमारे प्रधानमंत्री जी जबलपुर में बोलिए, आपकी दोनों की आवाज मिक्स हो रही है। आप कोई एक बोलेंगे, दोनों की आवाज मिक्स हो रही है तो एक भी नहीं सुनाई दे रहा दर्शकों को। एक बोलेंगे। मैंने वास्तविकता बताई, इनसे वास्तविकता का प्रश्न हो जाए कि कांग्रेस ने महाकौशल की किस सीट पर अच्छे से चुनाव लड़ा, इनको पूछ। राजकुमार जी, महाकौशल को अनाथ छोड़ दिया कांग्रेस ने, ऐसा कह रहे हैं अजय जी, और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया किसी दिग्गज नेता ने आपके। दिनेश यादव जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जबलपुर जैसे महानगर के, वो बड़े दिग्गज नेता हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री लखन गंगोड़िया जी हैं। तो ये इन्हें खुद पता होना चाहिए कौन दिग्गज के मेंबर हमारे कमलेश्वर पटेल जी हैं, सीईसी के मेंबर ओमकार सिंह मरकाम है। देश की सर्वोच्च कांग्रेस संस्थाओं के नेता जो वरिष्ठ हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इनको बता दीजिए कि कांग्रेस में हमारे छोटे कार्यकर्ता को भी दिग्गज माना जाता है। ठीक है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी दिग्गज माना जाता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है अजय जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं के रूप में मैं खुद भी अपने आप को बड़ा दिग्गज नेता मानता हूँ अजय जी, क्योंकि हमारे यहाँ ये पावर दिया गया है। अजय जी 150 उपाध्यक्ष होते हैं कांग्रेस में और 100 महासचिव होते हैं, तो सभी लोग दिग्गज ही होंगे, हम भी मानते हैं। यही कांग्रेस की दुर्गति है कि यहाँ नेता अधिक, कार्यकर्ता कम हो गए। और यही नेता जब जिनको चुनाव लड़ने की बात आती है तो चुनाव से वॉकआउट कर जाते, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। जब चुनाव में काम करने की बात आती है तो कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ा जाता है। ये कांग्रेस जो आज स्थिति है
इससे कांग्रेस जूझे। भारतीय जनता पार्टी, हमारा कैंपेन व्यवस्थित रूप से इस 6 लोकसभा क्षेत्रों में कंप्लीट हो चुका है और उसी के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने का है। ठीक है। राजकुमार जी, देखिए आपने सुना अजय जी ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के साथ चलती है, कैंपेनिंग के साथ चलती है, मेहनत करती है, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ती है। और कांग्रेस पार्टी में इस बार आपने देखा कि हजारों हजार कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में ज्वाइन हो गए और लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन हुए हैं। कई बड़े दिग्गजों को छोड़ छोड़ के चले गए। आप तो जानते हैं कितने बड़े बड़े नेता, दीपक सक्सेना जैसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना सर? देखिए, कांग्रेस ने जो भी गए हैं उनको, कई लोगों को प्रदेश नेतृत्व के, प्रदेश में सरकार में मंत्री, केंद्र में सांसद, इन लोगों को पहचान ही कांग्रेस ने दी है। अब जो कांग्रेस की पहचान के साथ कांग्रेस के विपरीत परिस्थितियों में नहीं खड़ा है तो वो कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? नहीं तो क्या छोड़ के गए वो? नहीं, क्या छोड़ के, क्या सोच के उन्होंने अपनी इतनी पुरानी पार्टी को छोड़ दिया? कुछ तो सोचा होगा, या तो जमीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा होगा, केंद्रीय नेतृत्व जो आपकी पार्टी के आला कमान है उनसे संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ तो होगा जो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे बड़ा कारण होगा। बिल्कुल नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल सबको संतुष्ट करके चलता है। अब ये अगर कोई भी नेता चाहे कि हमारे बाद कोई नेता नहीं, हम ही नेता हैं, तो ये कांग्रेस में परिपाटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक परिवार से नहीं चलता है कि अगर एक हंटर चला मोदी जी का, अमित शाह जी का, तो सब ठीक हो गए। राजकुमार जी, एक सटीक जवाब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, ये पर्सनली हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, बस एक बात जनता तक पहुंचानी है कि आपकी पार्टी से इतने बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता, बड़े नेता, सुरेश पचौरी जैसे नेता, दीपक सक्सेना जैसे लोग छोड़ के चले गए, क्या इसके पीछे, हजारों कार्यकर्ताओं के पीछे तो कोई लालच नहीं होगा, या कोई उनके पीछे तो कोई साजिश नहीं करी होगी, अपने मन से गए होंगे? एक जवाब दे दीजिए एक लाइन में कि क्यों ऐसा किया सभी लोगों ने। नेताओं के साथ कितने कार्यकर्ता गए हैं ये संख्या बताएं, क्योंकि आज भी हमारे बूथ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मैदान में है और बूथ पे, मंडलम, सेक्टर पर, ब्लॉक, नगर और जिले स्तर तक वो कार्यकर्ता सक्रिय और उन्हीं की राजकुमार जी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार जी, आपने विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे थे, लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि कांग्रेस भी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार लौटेगी, ये आपने भी देखा था, सभी को लग रहा था, पर क्या हुआ? नतीजे आपके सामने हैं। और इसे ऐसे ही अगर आत्मविश्वास के साथ आप इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जीतेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बहुत अच्छी सीटें जीतेगी। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन जो है उसकी सीटें भी बढ़ेगी और जीतने के बाद हम सरकार भी केंद्र में बनाएंगे, ये निश्चित मान लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा में हमारे विधायकों पर दबाव बना रही है। अभी हमारे होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिले में भी कई जगह उन्होंने छापे और रेड और डलवाने का प्रयास कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भी फोन जा रहा है, तो ऐसा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बिल्कुल जी जान से जुटा है। और अजय जी से बात करते हैं। राहुल गांधी जी की जो गारंटी न्याय अजय जी से बात करते हैं, जी के साथ खड़े। ठीक है अजय जी, आप सुन रहे हैं राजकुमार जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बम्पर जीत के साथ कांग्रेस लौटेगी। और जिस तरह से आत्मविश्वास राजकुमार जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर मेहनत तो की है, काफी सभाएं की है, प्रचार प्रसार किया है, और आज भी मोदी जी दमोह में दूसरे चरण के लिए जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अजय जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव ज्यादा कांटे की टक्कर लग रहा है, या 2019 के मुकाबले आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं 2024 में? देखिए, मुझे लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव से ये स्पष्ट हो चुका है कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 लोकसभा सीटें और समूचे देश में 370 का जो लक्ष्य हमने लिया है, संकल्प जो हमने लिया है, वो पूरा होने जा रहा है। मोदी जी की गारंटी है, भाजपा का भरोसा है और ये स्थापित हो गया। देश में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो प्रो इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है। 2014 का चुनाव देख लीजिए, भाजपा को पूर्ण बहुमत। 2019 का चुनाव देख लीजिए, भाजपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का लोकसभा का चुनाव जो रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किया था वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि विगत 10 वर्षों में
जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, ऐसे अनेकों परियोजनाओं को जिनका कंसेप्चुअलाइजेशन हमने किया, उनका एग्जीक्यूशन भी हमारी सरकार ने किया। अजय जी, आपके घोषणा पत्र में जो बातें कही, इस बार जो घोषणा पत्र आपका संकल्प पत्र सामने आया, उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सिर्फ घोषणा पत्र बनकर न रह जाए, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिस पर काफी समय से कुछ काम किया ही नहीं है, सिर्फ वो मुद्दे ही हैं। ये आप मुझे गिना देंगे? मैंने गिनाए थे आपको, आप गंगा जी साफ करने की बोला था, गंगा जी साफ हो गई कि नहीं? निश्चित रूप से आप देखेंगे कितनी नदियों का रिवर नदियों का साफ सफाई का काम और देश में स्वच्छ भारत के मिशन के तहत भाजपा की सरकार ने काम किया है। अपनी सरकार के समय क्या होता था ये देश ने देखा है। मुख्यमंत्री 10 बार नर्मदा जल मंच से बोलते हैं, आज तक साफ नहीं हो पाई। शिवराज जी चले गए, मोहन जी आए, ये भी चले जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस इस प्रकार, क्योंकि ये 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने यही सब मुद्दे उठाए थे। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, कांग्रेस को 65 पर रखा था, भाजपा को 163 दे दी थी। तो जनता का सम्मान कीजिए, जनादेश एक बार मिल चुका है, उस जनादेश को स्वीकार कीजिए। वास्तविकता यही है कि कांग्रेस पे आज देश की जनता विश्वास नहीं करती। आपका नेतृत्व राहुल गांधी जी अप्रासंगिक हो चुके हैं और उसी अप्रासंगिकता की वजह से आज कांग्रेस की ये स्थिति है। अजय जी देखिए, कांग्रेस हमेशा अजय जी बीजेपी पे ये आरोप लगाती आई है कि बीजेपी जो है इधर उधर की बातें करती है, अगर बेरोजगारी की बातें नहीं करती, गैस सिलेंडर की बात कांग्रेस करती है कि अभी तक महंगाई की बात करती है कि गैस सिलेंडर जो 450 की बात है वो हवा में रह गई, वो महंगा 1150 हो गया। उसके बाद बेरोजगारी की बात करती है, महिलाओं की बात करती है कांग्रेस। ये सारे मुद्दे जो 2 4 5 मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करती है कांग्रेस। अजय जी, ये सारे मुद्दे लेके कांग्रेस आपसे पूछती है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि 20,000 करोड़ के आसपास के जितने बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड की में मात्र 6,800 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मिले। अन्य जो बॉन्ड है वो सारे विपक्षी दलों को भी मिले। तो ये बॉन्ड्स की स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि, और उसमें देखिए ट्रांजैक्शन जो हुए बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन हुए, तो उसमें स्पष्ट है किसने किसको पैसा दिया। तो कांग्रेस ने ये जो बड़ा हुआ क्रिएट किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, उसमें तो क्लियरली जब लिस्ट आई तो कांग्रेस को भी कितने पैसे मिले, इनके सहयोगियों को भी कितने पैसे मिले और किसने किसको दिए, ये स्पष्ट हो चुका है। हम लोगों ने इसमें अपनी नीति जो थी पारदर्शिता की, भारतीय जनता पार्टी आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश राजकुमार जी, अजय जी कोई एक बोलेंगे तो दर्शक सुन भी पाएंगे, आप दोनों बोलेंगे तो कोई एक बोलिए। चुनावी फंडिंग, मुझे प्रश्न मुझसे था, उत्तर मैं दूंगा। प्रश्न मुझसे था, चुनावी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना ये भाजपा का संकल्प था, उससे भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय को बीच में कोर्ट के जो आदेश आए उसका भी पालन करेगी। आप इनको पूछ लीजिए 2014 के पहले देश में किस प्रकार से चुनावी चंदा आता था, ये आपको नहीं बता सकते। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में जिनका गठबंधन हो, जिनसे वो चंदा लेते हो, राजीव गांधी फाउंडेशन से जो चंदा लेते हो, वो आपको क्या बता। ये मुझे लगता है कांग्रेस आज जो हताशा निराशा से ग्रसित होकर इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है, एक सशक्त विपक्षी भूमिका में भी ये 44 से भी कम सीटें इनके आएगी और विपक्ष के नेता का भी तमगा इस बार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बाद में नहीं मिलने का। बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जी, आपने पूरी बात सुनी, अजय जी क्या कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए। इतनी सीट आएगी, पहले ये खुद तय कर लें कि इतनी सीटों पर लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ पा रहे हैं। सिंगल 281 सीटों पर प्रत्याशी खड़ी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण राज्यों में कैसे स्थिति है, गुजरात में उनके सांसद जा रहे हैं, हरियाणा में सांसद जा रहे हैं, परंतु क्या है ये, चूंकि अजय जी हमारे पार्टी के अब उनको पक्ष रखना है तो बिल्कुल रखेंगे, लेकिन आप खुद बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोरोना काल की दवाइयों के उनसे फंडिंग ली गई, बीफ कंपनियों से ली गई, इन सब की जब बात आ रही, पारदर्शिता की बात करते हैं राजकुमार जी। फंडिंग, राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी, मैं फंडिंग की बात आपने निकाली, फंडिंग तो हर पार्टी को होती है, इलेक्टोरल नहीं, मैं फंडिंग की बात पे बात कर रही हूँ, फंडिंग तो हर पार्टी को होती है सर। कांग्रेस को भी फंडिंग मिली है, आंकड़ा पूछ लीजिए उनको। फंडिंग हर पार्टी को होती है, मैं हर पार्टी मतलब सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, हर पार्टी की बात कर रही हूँ। फंडिंग तो हर पार्टी को होती है, आप अपने ऊपर मत लीजिए अकेले, या बीजेपी के ऊपर मत लीजिए, वो तो सब पार्टियों को होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो या सपा हो। हम तो ये कहते हैं, हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी युवाओं की कैसे खत्म होगी, आपने 15 लाख रुपए की बोला था, 2 करोड़
उसके बाद जो चुनाव भाजपा जीत चुकी है। आपने गैस सिलेंडरों के दाम कम करने को बोला था, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच गए, दाल आटा जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज, खाद बीज, किसानों की बात करते हैं आप, किसानों के कृषि यंत्रों पे जीएसटी की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। 18 से 28% तक आप जीएसटी ले रहे हैं उन पर। तो किसान को आप कह रहे थे दोगुनी आय करेंगे उनकी, लेकिन उन पर दोगुना कर्ज जरूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का कर्ज देख लीजिए, 50 लाख करोड़ से कहां पहुंच गया, 250 पे। तो राजकुमार जी, आपका कहना है कि जो कर्जा लिया है उससे देखिए कर्जा, देखिए राजकुमार जी, आप पर्सनली कांग्रेस पे कमेंट नहीं है, तो ये तो हम एक बात जनरली, अगर सरकार चलानी है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कर्जा तो लेना पड़ेगा ना। तो कर्जा लेकर हम किसको शक्तिशाली कर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं कि 84 करोड़ आपके गरीबी रेखा को राशन दे रहे हैं, तो आज आप मानते हैं कि भारत में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब आज भी हैं। तो ये खुद इनकी सरकार कहती है 80 करोड़ लोग गरीब नहीं है, उन्हें राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे स्थिति कर दी? राजकुमार जी, अजय जी कह रहे हैं उन्हें राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, गरीब नहीं है, खाने को मिल रहा है। नहीं तो ये तो कांग्रेस शासन में भी 35 किलो राशन दिया जाता था चिन्हित करके परिवार को। किसी भी आदमी को कांग्रेस ने भी कभी आपकी सरकार गई क्यों? और मनमोहन सिंह की सरकार ने वो पूछ रहे हैं कि सरकार गिरी क्यों, 2014 में सरकार गिरी क्यों? अजय जी पूछ रहे, जवाब दीजिए राजकुमार जी। कैसा सरकार क्यों गिरी आपकी? ठीक है, उस समय जनता ने जो जनादेश दिया हमको, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में फिर उसी जनादेश को स्वीकार कीजिए। 19 में भाजपा को बहुमत मिला है, 24 में बहुमत मिलेगा, 2023 में बहुमत मिला। देख रहे हो आप 4 लेन, ये उसी की देन है। उत्कृष्ट आप देख लीजिए जितने संस्थान बनाए, जिनके आज ये फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब मैं अजय जी से पूछती हूँ, आपके बिहाफ में अजय जी से पूछती हूँ। राजकुमार जी, मैं आपके जो भी प्रश्न है मैं पूछती हूँ उनसे। अजय जी वो पूछ रहे हैं कि जब ये सब हुआ, बड़ी बड़ी चीजें अगर देश में हो रही थी, तो फीता काटा बीजेपी ने, बनवाया, सब कुछ तैयारी करी कांग्रेस ने, ऐसा उनका कहना है। अजय जी देखिए, ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं, मुझे लगता है आप ट्रैक रिकॉर्ड निकल लीजिए कि जिनका सिर्फ शिलान्यास कांग्रेस के समय में हुआ था, उनका लोकार्पण भाजपा ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें हम लोगों ने कंप्लीट करवाया। आप ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अटल सेतु का उदाहरण ले लीजिए, भाजपा की सरकार ने, कांग्रेस ने 1967 में कंसेप्चुअलाइजेशन किया था। एग्जीक्यूशन जब 2017 में प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, उसके बाद में उसका लोकार्पण अभी 2024 में किया। तो ये बहुत सारी ऐसी परियोजना है कि कांग्रेस सिर्फ परियोजनाओं को कागज पे रखी है, उनका भूमि पूजन नहीं हुआ, उनका शिलान्यास नहीं हुआ, उनका लोकार्पण भी नहीं हुआ। भाजपा के पास बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने वही काम हाथ में लिए जिनको करने का संकल्प भाजपा में लिया था, जिनको पूरा हम कर सकते थे। सिर्फ हवाई घोषणाओं से देश नहीं चलता। हम देख रहे हैं 50% से अधिक कांग्रेस ने देश में शासन चलाया, लेकिन आज भी देश की विकास दर, जब हमको 2014 में सरकार मिली थी, देश 11वीं नंबर की इकोनॉमी था, आज 5वीं नंबर की, हम तीसरी की ओर अग्रसर है। ये बहुत सारी बातें जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसका मुझे लगता है हमें की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार जी, बातों को जानते हैं। राजकुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप, अजय जी ने जो भी बातें कही, कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट होंगे। और आपका बहुत धन्यवाद राजकुमार जी और अजय जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ और दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।